हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि हमने संविधान सभा का पहला वीडियो बनाया जिसमें हमने जाना कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई और फिर ऑफिशियली संविधान सभा की मांग किसने उठाई और जो कैबिनेट मिशन आया जो सबसे पहले संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ 1 जुलाई 1986 को। 389 टोटल सीट थी जिसमें में से 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ। 93 लोग नॉमिनेट होकर आए। 296 सीटों में से 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 अदर लोग जीते। जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भी जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है, सीट पाती है, उसे प्रेसिडेंट केंद्र में और गवर्नर, राज्यपाल राज्य में सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रण देते हैं, यानी उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए, अपना बहुमत साबित करिए और अपनी सरकार बनाइए। तो उस समय संविधान सभा के लिए जब निर्वाचन हुआ 296 सीटों पर, तो कांग्रेस 208 सीट पाकर जीती। तो उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, वो इन्विटेशन दिए सरकार को कि आप आकर अपना इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करिए, यानी अंतरिम सरकार बनाइए। किसने? वाइसरॉय। कौन थे उसमें? लॉर्ड वेवेल। तो 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम सरकार, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल बना। 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी और उसके चेयरमैन कौन बने? लॉर्ड वेवेल। चेयरमैन कौन बने? लॉर्ड वेवेल। और वाइस चेयरमैन कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी, उसके चेयरमैन लॉर्ड वेवेल और वाइस चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब जब लोग चुनकर आए तो भाई कैबिनेट बनेगा। जैसे आज के समय में कैबिनेट बनता है, फिर कैबिनेट का बाद में विस्तार होता है, तो उस समय भी कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस समय संविधान सभा के लिए अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उस मंत्रिमंडल में किन लोगों को कौन कौन सा पद मिला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद किसे मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। होम मिनिस्टर एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हिंदी वाले बच्चे कहते थे कि सर हमारे लिए आप कुछ लिखकर नहीं लाते, तो अब मैं जितनी चीजें बताऊंगा उसको हिंदी में भी लिख दिया करूंगा। यानी होम मिनिस्टर एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब होम मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? श्री राजगोपालाचारी। अब हम आगे देखते हैं कि और मंत्रिमंडल किसको किसको मिला। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बनाए गए और हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान बनाए गए। ये जब मंत्रिमंडल डिसाइड हो गया, उसके बाद 3 मीटिंग हुई। कौन? कितनी मीटिंग हुई? 3 मीटिंग हुई, मतलब 3 बैठक हुई। 3 बैठक हुई। जो प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, फर्स्ट मीटिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपकी पहली मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जो आपकी सेकंड मीटिंग हुई, इस दिन क्या हुआ? इस दिन आपके कौन सी डेट को हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन आपको अस्थायी अध्यक्ष मिल गया संविधान सभा का, यानी इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मिल गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई। इस मीटिंग में
कौन सी डेट को हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया, किसको? BN राव जी को। और इसी दिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी दिन ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन पेश किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कितनी चीजें हमने सीखी कि 3 मीटिंग हुई। इंपॉर्टेंट क्या क्या? संविधान सभा में डेट पूछी जाती है। 3 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन हमारे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कि भारत के संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर 13 दिसंबर को क्या हुआ? लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया BN राव को, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में। और यही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक रोड मैप तैयार हुआ, एक रोड मैप बन के तैयार हुआ किसके लिए? प्रियम्बल के लिए। यानी जो प्रियम्बल है वो ये नहीं कह सकते कि पूरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, लेकिन एक फोटोकॉपी, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ली गई हैं प्रियम्बल में। ये आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम आगे चल। जब मंत्रिमंडल बन गया और सभी लोगों को पद दे दिया गया, तो फिर 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। और भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कौन करेगा? भाई ब्रिटिशर करेंगे, ब्रिटिश के PM करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। भाई अमेरिका तो आके आपकी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा नहीं, ब्रिटिश करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ब्रिटेन PM ने, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का PM कौन था? कई बार वनडे एग्जाम में, LLB एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय कौन थे ब्रिटेन के PM? क्लेमेंट एटली थे। और इन्होंने घोषणा की कि हम 30 जून 1948 के पहले, एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि इस दिन हम देश छोड़ देंगे आपका, कि हम 30 जून 1947 को या फिर अक्टूबर में या नवंबर में डेट छोड़ देंगे। कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं दी, आपका देश हम छोड़ देंगे, कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं दी। लेकिन इन्होंने ये बताया कि 30 जून 1948 के पहले हम आपका देश छोड़ देंगे। और फिर क्या हुआ कि 4 जुलाई 1947 को एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में एक विधेयक पास हुआ, एक विधेयक पेश किया गया और पास भी हुआ। और वो विधेयक क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों पास हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18, देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को। और फाइनल एसेंट कब मिला? एक्ट कब बना? 18 जुलाई 1947 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई बिल या विधेयक जब लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है तो उस पर चर्चा होती है, फिर वो बिल बनता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर असेंट करते हैं। फिर जिस दिन प्रेसिडेंट की मोहर या साइन मिल जाता है उस दिन वो क्या हो जाता है? फाइनली लॉ बन जाता है, फाइनली एक्ट बन जाता है। तो ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पेश हुआ। वो विधेयक था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या कहता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी विवाद हो गया, यानी ये 20 फरवरी से लेकर और जुलाई आते आते काफी विवाद हो गया। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भारत को उजाड़ के रख दिया। उसने कहा कि हमें अलग देश चाहिए ही चाहिए, और वो देश लेके क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। बोले कि हम आपके साथ रहना नहीं पसंद करेंगे और धर्म के आधार पर हमें देश चाहिए, मुस्लिम जितने हैं उधर चाहिए, हिंदू जितने हैं इधर रहें। तो फिर क्या हुआ कि 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया।
और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि भारत जो कि ब्रिटिश भारत है, जो ब्रिटिश भारत है वो दो भागों में डिवाइड होगा। कौन? एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, दो भागों में विभाजित होगा। और ये दोनों जब तक क्राउन के अंडर में रहेंगे, जब तक ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे, जब तक ब्रिटिश क्राउन को अपना हेड मानेंगे, जब तक अपनी संविधान सभा नहीं बना लेंगे। इनके ऊपर तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये सब और कैबिनेट मिशन, ये इतनी चीजें इनके ऊपर अप्लाई होंगी जब तक ये अपना बना लेते। और जो ये अपना संभालेंगे तो इनका हेड ऑफ जो होगा वो इनके देश का हो जाएगा, फिर ब्रिटिश से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक जो हेड ऑफ द स्टेट होगा भारत का वो ब्रिटिश का क्राउन होगा। ये बात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बोली गई। अब इंडिया और पाकिस्तान अलग किस प्लान पे हुआ? इंडिपेंडेंस हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पर, क्योंकि जिस समय इंडिया आजाद हुआ उस समय जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाद में वही चल के गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र देश के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो सिराज गोपालाचारी जी थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी स्वतंत्र भारत के नहीं, के थ्रू डिवीजन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान हुआ। और लॉर्ड माउंटबेटन का ही प्लान था डिकी बर्ड प्लान, जिसके थ्रू डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई। अब भाई अगर देश अलग हो रहा है तो संविधान सभा भी अलग होगी, क्योंकि जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 2 सितंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने भाग लिया था। लेकिन अब मुस्लिम लीग हमारे तरफ तो रहेगी नहीं, वो पाकिस्तान में अपनी संविधान सभा बनाएगी। तो 299 मेंबर इंडिया के पास रह गए और 90 मेंबर कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। 90 मेंबर कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब हम देखते हैं आगे कि अब जो मीटिंग होगी वो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें रहेगी, इंडिया के लोग रहेंगे, पाकिस्तान के लोग जा चुके हैं अपने 90 मेंबर लेके। अब देखेंगे हम कि किसको कौन कौन सी कमेटीज मिली। जब हमारा देश बढ़ गया यानी पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया, तो फिर जो पहली मीटिंग हुई वो 29 अगस्त 1947 को, कब? जब देश बढ़ गया। और इस मीटिंग में क्या हुआ कि कई लोगों को कुछ कमेटीज के अध्यक्ष बनाए गए, यानी कई लोग जो कमेटी बनी, मुख्य कमेटी हमारी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि उन कमेटीज के हेड या अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, जितनी चीजें मैं इंग्लिश में लिखूंगा उतनी चीजें हिंदी में लिखूंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें अंबेडकर जी को लेकर टोटल 7 मेंबर थे। इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करें। यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति के जो हेड बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी के जो हेड बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। और एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के जो हेड बने, सलाहकार समिति के जो हेड बने, सलाहकार समिति मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति के जो हेड बने वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आप लोगों को पता था कि प्रांतों को एक किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। जूनागढ़ हो या फिर हैदराबाद हो, जितनी रियासतें थी सबको भारत में किसने मिलाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो आप सीधे प्रांतीय संविधान समिति, जहां प्रांत जुड़ जाए, एक ट्रिक है आपका, वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देना। और जो आपके प्रांतों को एक कर रहा है वो आपके मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करेगा, तो जहां मौलिक अधिकार आ जाए वहां आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देना। अब मौलिक अधिकार के अंदर ही तो माइनॉरिटीज कमेटी आती है, यानी अल्पसंख्यक समिति, जो भाई आपके फंडामेंटल राइट की बात करेगा, वही तो बात करेगा कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको ज्यादा हक दिया जाए, उनको थोड़ा वेटेज दिया जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो उसके भी हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 कमेटीज के हेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, किस कमेटी के हेड? प्रोविंशियल कमेटी, प्रांतीय कमेटी के हेड, प्रांतीय समिति के हेड। फिर फंडामेंटल राइट, ये आपके ट्रिक वर्ड है, मौलिक अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक समिति के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी प्रक्रिया के नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगली कमेटी आपकी स्टेट कमेटी मतलब राज्य समिति। इसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, प्रारूप समिति के हेड भीमराव अम्बेडकर जी थे। यूनियन पावर कमेटी के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संघ संविधान समिति के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हेड थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रांतीय संविधान समिति के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। माइनॉरिटीज कमेटी के अल्पसंख्यक समिति के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी प्रक्रिया के नियम समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टेट कमेटी राज्य समिति के हेड कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम और देख लेते हैं कि कितने हेड हमारे। फिर हम देखते हैं कुछ हमारी और इम्पोर्टेंट कमेटीज, जैसे नेशनल फ्लैग कमेटी, राष्ट्रीय झंडा समिति। इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। तो आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अस्थायी अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा संचालन समिति, यानी संविधान सभा अपना काम कैसे करेगी, संविधान सभा के कार्यभार कैसे चलेंगे, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई। और जिसके हेड कौन थे? GV मावलंकर। आप लोग ये भी जान लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एंट्रेंस एग्जाम में कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो वो कौन थे? GV मावलंकर। और संविधान सभा संचालन समिति के हेड कौन थे? GV मावलंकर। हाउस कमेटी के हेड कौन थे? गृह समिति के हेड कौन थे? पट्टा भाई सीतारमैया। लैंग्वेज कमेटी के यानी भाषा समिति के हेड कौन थे? मोटारी सत्यनारायण। और ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी व्यापार क्रम समिति के हेड कौन थे? KM मुंशी जी। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हो गई, जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने पेपर देखा, उसके अनुसार मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। और आज आप यहाँ पर आपकी संविधान सभा खत्म हो रही है। संविधान सभा के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। टोटल जो हमारा संविधान बनने में समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और 70% हमारा जो संविधान बना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना। 70 देशों के संविधानों को पढ़ा गया तब हमारा संविधान बना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे क्या क्या है। और 64 लाख रुपए संविधान बनाने में लगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके आगे भी हम कुछ और चीजें देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? कई बार नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपका नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, कब अडॉप्ट किया गया आपका नेशनल सॉन्ग नेशनल। और 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। हमने संविधान सभा यहाँ पर खत्म की। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो अपने लेक्चर में हमें, तो आप हमें जरूर बताएं कि सर यहाँ पे आपने गलती की, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, ये दिक्कत है। आप हमें बिल्कुल राय दे सकते हैं। अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।